मेरा नाम शाजिया है। एक रात में बड़ी गहरी नींद में सो रही थी जब मुझे मेरी माँ ने सोते हुए से जगा दिया था। कहने लगी, बेटी उठ जाओ, तुम्हारे चाचा अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर आ रहे हैं। कल तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए वो तुम्हें विश करने के लिए आ रहे हैं। जल्दी से उठ जाओ और सारी तैयारी करो। मैं जल्दी से उठी और सारी अरेंजमेंट करने लगी थी। ये बात मेरी मम्मी ने पापा को बताई कि आपका छोटा भाई अपनी फैमिली के साथ हमारे घर पर आ रहा है। मेरे पापा का मूड ये बात सुनकर बहुत ख़राब हो गया था और वो खामोश होकर कमरे से चले गए थे। लेकिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरे चाचा चाची और उनकी बेटी जब भी हमारे घर पर आते थे मुझे तो बहुत मज़ा आता था। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी चाचा जी हमारे लिए कितने ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं, हमें भी उनके लिए गिफ्ट्स ले लेने चाहिए। मेरी मम्मी कहने लगी, बेटा मैं तो काफ़ी कुछ देना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, तुम्हारे पापा को तो अपने भाई से मोहब्बत ही नहीं है। हालांकि ये दोनों भाई हैं, फिर भी पता नहीं क्या वजह है जो तुम्हारे पापा अपने छोटे भाई को बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं देते। मैंने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी हमारे चाचा गरीब हैं, फिर भी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। शायद दोनों भाइयों में स्टेटस का फ़र्क है, इसलिए पापा उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। हमारे पापा को अपनी दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। मेरी मम्मी भी ये बात सुनकर खामोश हो गई थी और कहने लगी, हाँ बेटा, स्टेटस की ही तो बात है, तभी तो तुम्हारे पापा ने अपने बेटों की भी शादी अपने जैसे बराबर के लोगों में ही की है, तभी तो उनकी पत्नियां हमें कुछ नहीं समझती। लेकिन तुम्हारे पापा इस बात पर बहुत गर्व महसूस करते हैं। लेकिन मैं तो किसी गरीब परिवार की लड़की लाना चाहती थी जिसको हमसे सहारा मिल सके और उसकी ज़िंदगी हमारी वजह से बेहतर हो सके। ऐसी लड़कियां शुक्रगुजार रहती हैं और अपने सास ससुर का माँ बाप की तरह ख्याल रखती हैं। लेकिन कुछ अमीर घर की और घमंडी लड़कियां सास ससुर को कोई वैल्यू नहीं देती। मुझे तो बस तुम्हारी शादी की फिक्र लगी रहती है। बस तुम्हारी शादी हो जाए, फिर हम लोग अपने फ़र्ज से अदा हो जाएंगे। मैंने अपनी मम्मी को तसल्ली दी और कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पापा भी चाचा और चाची को समझने लगेंगे। दरअसल मेरी चाची जो थी वो मेरी मम्मी की छोटी बहन थी। वो मेरी आंटी भी थी और मेरी चाची भी थी। मेरे उनसे दो दो रिश्ते थे। चाचा और मेरी आंटी की लव मैरिज हुई थी, लेकिन मेरे पापा उनसे हमेशा से ही इस बात से नाराज़ थे कि उन दोनों ने भागकर शादी क्यों की। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन लोगों के रिश्ते से कोई भी खुश नहीं था और चाचा की शादी मेरे पापा कहीं और करवाना चाहते थे। जब उन लोगों को लगा कि उनकी फैमिली वाले उनके रिश्ते के लिए नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए उन्होंने भागकर शादी कर ली। मेरे चाचा का एक बेटा और एक बेटी भी थी। बेटे का नाम असद और बेटी का नाम सिमरा था। मेरे चाचा के बेटे की जब से जॉब लगी थी तब से उनके घर के हालात काफ़ी बदल गए थे, क्योंकि मेरे दादाजी ने तो मेरे चाचा को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया था। असद हमारे शहर में ही जॉब करता था, लेकिन वो किराए के फ्लैट में रहता था। मेरी मम्मी उसे कहती भी थी कि बेटा सारा दिन तुम अपने ऑफिस में रहकर रात को हमारे यहाँ आ जाया करो, इस तरह से तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वो हमारे यहाँ तभी आता था जब उसको कोई काम होता था। हर हफ्ते जब भी वो अपने घर जाता तो चाची मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर भेजती थी। वो इधर हमारे यहाँ अहमदाबाद में रहकर नौकरी करता था और मेरे चाचा चाची का घर लखनऊ में था। असद जब भी हमारे घर पर आता था मम्मी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलवाकर भेजती थी, लेकिन वो हर बार इनकार कर दिया करता था। मैं नोटिस करती थी कि असद मुझे चुपके चुपके देखता है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती थी। मेरा एक छोटा भाई था, वो बिल्कुल बिहेवियर में मेरे पापा की तरह था। वो असद से ढंग से बात तक नहीं करता था, लेकिन बेचारा असद इस बात पर बिल्कुल भी माइंड नहीं करता था, बल्कि वो बहुत ही अच्छे और नरम बिहेवियर का था। मेरी मम्मी कहती भी थी कि ना जाने तुम्हारे पापा तुम्हारे चाचा से इतनी नफरत क्यों करते हैं, यहाँ तक कि उनको देखना भी पसंद नहीं करते। मुझे ये बात पहले पता नहीं थी कि मेरे चाचा और चाची की लव मैरिज हुई थी। एक दिन अपनी मम्मी से इस सब की वजह पूछी थी कि आखिर पापा चाचा और चाची से इतनी नफरत क्यों करते हैं। मुझे इस सब की वजह जाननी है। फिर उन्होंने मुझे उनकी पूरी कहानी बताई थी, लेकिन उनकी शादी के बाद भी कुछ जायदाद का मसला था। मम्मी कहने लगी, इस बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि तुम्हारे पापा मुझसे ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों की भी शादी कर ली, पर मुझसे किसी तरह की कोई राय नहीं ली थी। तुम जानती हो कि वो अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं। वो तुम्हारी शादी भी अपनी मर्जी से ही करेंगे और मुझे कुछ नहीं बताएंगे। मैं जानती हूँ ये बात अच्छे तरीके से।
मेरी मम्मी ने कहा, मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी असद के साथ हो जाए। वो बहुत सीधा साधा, शरीफ और मेहनती लड़का है। मगर तुम्हारे पापा कभी भी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। वो तो असद का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। आजकल बाहर के लोगों का कोई भरोसा नहीं है, मगर तुम्हारे पापा तो मेरी सुनते ही नहीं हैं। मैं तो खाना पकाने में बिजी थी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती थी और मेरी चाची को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। उन लोगों ने जैसे ही घर में एंटर किया तो मैं भागकर चाची के गले जाकर लग गई थी। वो मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आई थी। चाचा तो हमारे घर नहीं आए थे, क्योंकि जब पापा उनसे बात ही नहीं करते थे तो वो इसलिए हमारे घर नहीं आते थे, लेकिन वो अपने बेटे के फ्लैट में रुक जाते थे। पापा हम लोगों को देख रहे थे। चाची की बेटी सिमरा पापा के पास गई और उन्हें सलाम किया। पापा ने उसके सर पर हाथ रख दिया था और वहां से चले गए थे। मैं बहुत खुश हूँ इन लोगों के घर आने से। मैं अपनी चाची और सिमरा को लेकर कमरे में चली गई थी, उनको अपना रूम दिखाने लगी थी। मेरी मम्मी भी हम लोगों के लिए जूस बनाकर ले आई थी। इधर मैं और सिमरा आपस में बातें कर रहे थे और उधर मम्मी और चाची आपस में बातें करने लगी। चाची ने सिमरा के रिश्ते के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उनके दूर के रिश्तेदार हैं, लड़का बहुत शरीफ है और अच्छा है, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया। वो लोग काफ़ी अमीर हैं, उन्हें हमारी सिमरा बहुत पसंद आ गई है। उन्हें दहेज में भी हमसे कुछ नहीं चाहिए। वो लोग दुबई से आए हुए हैं, क्योंकि उनका बिजनेस वहीं पर है। इसलिए इस महीने सिमरा की शादी है, आप लोग ज़रूर आना और अपने बाकी बच्चों को भी लेकर आना। और काम ज़्यादा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ शाजिया को भेज दो। शाजिया मेरे काम में हाथ बटा देगी। मेरी मम्मी पापा की वजह से कंफ्यूज हो रही थी कि कहीं वो मुझे जाने से मना न कर दें। मम्मी खामोश रही, लेकिन मैं झट से बोल गई और कहने लगी, जी जी चाची, मैं ज़रूर आऊँगी। आखिर मेरी कज़िन की शादी है। मेरी मम्मी मेरी शक्ल को देख रही थी, लेकिन मैंने जिद कर ली थी कि मुझे तो चाची के घर जाना ही है। चाची बहुत जिद करने लगी। मम्मी ने जाकर पापा से बात की और उनको समझाया, तो फिर मजबूरन पापा को परमिशन देनी पड़ गई थी। मैं बहुत खुश हो गई थी और मेरी खुशी के कोई ठिकाने नहीं थे। मैंने अपने पापा को थैंक्स किया था, क्योंकि मेरा मन मेरी चाची चाचा के घर पर बहुत लगता था। मैं सिमरा से कहने लगी कि तुम लोग लखनऊ में इतने छोटे से घर में कितनी टफ लाइफ गुजार रहे हो। हर चीज़ की महंगाई बढ़ती चली जा रही है। मेरा तो मन करता है कि तुम लोग भी यहाँ अहमदाबाद में ही शिफ्ट हो जाओ। वो मेरी बात को सुनकर खामोश हो गई और कहने लगी कि शाजिया, हम गरीब लोग तुम अमीर लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। जितनी आसानी से तुम कह रही हो, इतनी आसानी से तो कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे मम्मी पापा को टेंशन है कि अब मेरी शादी कैसे होगी और तुम अहमदाबाद में शिफ्ट होने की बात कर रही हो। और दूसरी बात ये कि नए शहर में घर बनाना और शिफ्ट होना कोई मामूली बात नहीं है। मुझे सिमरा से ऐसी बातें करके अफसोस हुआ था। मैं उसकी फीलिंग्स को समझ सकती थी, लेकिन मुझे खुशी होती कि अगर वो लोग अहमदाबाद में शिफ्ट हो जाते तो हम लोग करीब हो जाते और हम लोग जल्दी जल्दी आपस में मिलते जुलते रहते। फिर हमें इतने दिनों में मिलना जुलना नहीं करना पड़ता। शाम के टाइम पर सिमरा और असद छत पर बैठे हुए थे। मैं उन लोगों के लिए चाय बनाकर ले जाने लगी। मैं सीढ़ियों पर ही बैठी हुई थी कि मुझे उन दोनों के बोलने की आवाज़ आ रही थी। सिमरा असद को छेड़ रही थी कि क्या हम मेरी शादी के बाद तुम्हारे लिए शाजिया के रिश्ते की बात करें। शाजिया की और तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। तभी अचानक असद गुस्से से कहने लगा, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे किसी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है कि शाजिया और मेरी फैमिली में काफ़ी फ़र्क है। हम लोग उनके स्टैंडर्ड के नहीं हैं। सिमरा असद से कहने लगी, क्यों तुम शहर में जॉब करके अच्छे खासे पैसे कमा रहे हो और आगे चलकर तुम्हारी जॉब से तुम्हें और ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, तो इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? असद कहने लगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ताया अब्बा हैं। तुम ताया अब्बा को जानती हो ना कि वो हमारे मम्मी पापा से कितने नाराज़ रहते हैं, तो फिर वो इतनी आसानी से हमें अपनी बेटी कैसे दे देंगे? हाँ, ये बात ठीक है कि मैं शाजिया को पसंद करता हूँ, लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में कभी नहीं है, क्योंकि हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। असद ने सिमरा को यकीन दिलाया कि ताया अब्बा को इस बात का भरोसा कौन दिलाएगा कि उनकी बेटी हमारे घर में खुश रहेगी। और दूसरी बात ये भी कि अभी मुझे अपनी जॉब से फ़ायदा काफ़ी सालों बाद मिलेगा, लेकिन मुझे शाजिया से शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि वो मुझे पसंद है। वो पढ़ी लिखी, इंटेलिजेंट और ख़ूबसूरत लड़की है। उसके अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो मुझ जैसे लड़की को डिज़र्व नहीं करती। उसने फिर अपनी बहन से कहा कि तुम अपना मुंह बंद रखना। आज तो तुमने मुझसे हंसी में ये बात कह दी है, आगे कभी मत कहना,
क्योंकि अगर गलती से भी ये बात यहाँ पर किसी ने सुन ली तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तुम नहीं जानती हो ताया अब्बा को, उन्हें हमें बेइज्जत करके घर से निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसलिए इस बात को यहीं पर खत्म कर दो। जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। जब मेरी शादी का वक्त होगा तो मैं मम्मी से कहूँगा कि वो बड़ी मम्मी से बात करें, वहीं ताया अब्बा से इस बारे में बात करेंगी। अगर वो मान गए तो ठीक है, वरना मुझे तो कभी लगता ही नहीं है कि वो हम दोनों के रिश्ते के लिए मान जाएंगे, क्योंकि मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं सीढ़ियों पर खड़ी हुई उन लोगों की सारी बातें सुन रही थी और मैं सोचने लगी कि क्या वो मुझसे प्यार करता है। मैं ये भी जानती थी कि मेरे पापा असद से मेरे रिश्ते के लिए कभी भी हाँ नहीं करेंगे। ये सोचकर मैं थोड़ी दुखी हो गई और इस बारे में सोचना छोड़ दिया। बड़ी मुश्किल से हम लोग अपने पापा को चाचा चाची के यहाँ सिमरा की शादी पर ले गए थे। वहां जाकर मेरे पापा हैरान रह गए थे, क्योंकि सिमरा के ससुराल वाले पढ़े लिखे और हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग थे। चाचा जी ने भी सिमरा की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मेरी भाभियां अभी भी इस सबसे काफी इम्प्रेस हुई थी। मेरी चाची और चाचा जी बड़े गर्व से हम लोगों का ख्याल रख रहे थे। सिमरा का हस्बैंड भी बहुत अच्छा था। कहते हैं ना कि लड़कियों का नसीब जहाँ होता है वहीं पर ही उनकी शादी होती है। क्या अमीर और क्या गरीब, ये तो सब नसीब की बात होती है। मेरे पापा का मूड बस ठीक ठाक ही था, वो ज्यादा खुश नहीं थे। सिमरा की शादी हो गई थी खूब धूमधाम के साथ और हम सब लोग बहुत खुश थे। शादी हो जाने के बाद हम लोग अपने घर आ गए थे। मेरी मम्मी घर आने के बाद पापा के सामने चाचा चाची की खूब तारीफ कर रही थी कि सिमरा की शादी उन लोगों ने खूब अच्छे तरीके से की है। किसी तरह की कोई कमी नहीं थी शादी में। मेहमानों के लिए अच्छा इंतजाम किया गया था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि सिमरा की शादी इतने अच्छे तरीके से भी हो जाएगी। मेरे पापा कहने लगे, मेरे भाई के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना अच्छा इंतजाम कर सके। ये सब लड़के वालों ने ही किया होगा और इन लोगों ने तुमसे ये बात छुपाई होगी। मेरी मम्मी हैरत से कहने लगी कि मुझे तो नहीं लगता कि नजमा और साजिद ने अपनी बेटी की शादी करने के लिए लड़के वालों से मदद मांगी होगी। उनकी एक ही तो बेटी है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए थोड़ा बहुत जोड़ कर रखा होगा। और फिर असद भी तो अच्छी नौकरी करने लगा है। वहां पर सारे ही मेहमान हर चीज की तारीफ कर रहे थे और सबसे ज्यादा तारीफ तो असद की हो रही थी कि असद की वजह से ही तो बहन की शादी खूब धूमधाम से हो सकी है। पापा मम्मी से घूर कर कहने लगे कि बस बस बंद कर दो, अब तारीफें बहुत हो गई हैं। मैं सब जानता हूँ क्या किसने किया है। मुझे पापा का ये अंदाज बहुत बुरा लगा था। अभी सिमरा की शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि चाचा और चाची ने हमारे घर आकर मेरे लिए असद के रिश्ते की बात की। मेरी मम्मी ने इस बात पर उनसे कहा था कि साजिद, मैं तुम्हारे भाई से इस बारे में बात नहीं कर सकती, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। तुम जानते हो कि उन्होंने अपने बेटे की शादी पर भी मुझे कुछ नहीं बताया था। अपनी मर्जी के मुताबिक ही अपने बच्चों की शादी की थी और अब की बार तो बेटी की बात है। तुम उनके छोटे भाई हो, तुम खुद सामने से जाकर उनसे बात करो। लेकिन मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मुझे तो शुरू से ही असद बहुत पसंद है। मैं तो चाहती ही यही थी कि असद की शादी शाजिया के साथ हो जाए। आपके फैमिली और असद से बढ़कर मेरे लिए कौन स्पेशल हो सकता है। चाचा और चाची ने मम्मी की बात पर गहरी सांस भर ली थी। चाचा ने कहा, आज भाईजान नहीं है, मैं कल उनसे बात करने के लिए आऊँगा। हम अभी यहीं पर ही ठहरे हुए हैं, 1-2 दिन में ही लखनऊ के लिए निकलेंगे। कल हम लोग मिठाई लेकर आएंगे। मिठाई को देखकर शायद भाईजान के दिल में मिठास पैदा हो जाए। मैंने सोचा कि पापा तो कभी भी आप लोगों के लिए अपने दिल में मिठास पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो आप लोगों पर बहुत ही गुस्सा है। मैं तो बस खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। अगले दिन जब चाचा और चाची हमारे घर पर पापा से बात करने के लिए आए तो पापा तो उनकी बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने चाचा से कहा कि मैं तुम जैसे इंसान के बेटे से अपनी बेटे की शादी करवाऊंगा। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह मोहब्बतबाजी के चक्कर में पड़ा हुआ होगा, जैसे कि कुछ सालों पहले तुम पड़ गए थे और भागकर शादी कर ली थी। मेरी बेटी बहुत सीधी है, वो तो तुम्हारे बेटे को घास तक नहीं डालती, तो फिर शादी कैसे करेगी। मैंने अपने बच्चों की परवरिश उनको बिगाड़ कर नहीं की। मैं तुम लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहता। अब तुम मेरी बेटी का रिश्ता मांगकर मुझसे रिश्तेदारी को फिर से बढ़ाना चाहते हो। चाचा जी दुखी होकर कहने लगे, भाईजान, एक बार मेरी बात तो सुन लो। मेरा बेटा बहुत मेहनती है, आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैं आपसे डायरेक्ट रिश्ता मांगने के लिए आया हूँ, ताकि आपके दिल में जो भी मेरे लिए नफरत है उसको हम ख़त्म कर दें। मेरे पापा ने कहा, मैं कभी भी तुम्हारी इस मुराद को पूरी नहीं होने दूंगा
और अब तुम लोग यहाँ से चले जाओ, क्योंकि जैसा तुम लोग चाहते हो ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगा। मुझसे अगर कभी तुमने मेरी बेटी के रिश्ते की बात की तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरे छोटे भाई हो। मेरे चाचा ने अपने बेटे की फीलिंग्स को मद्देनजर रखते हुए एक आखिरी कोशिश और की थी। उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि भाईजान, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे घर शाजिया बहुत खुश रहेगी, मेरा बेटा उसे बहुत खुश रखेगा और हम भी उसे अपनी बेटी मानते हैं और हमेशा मानते रहेंगे। अगर आपको हमारा घर छोटा लगता है और लगता है कि आपकी बेटी छोटे घर में कैसे रहेगी, तो फिर वो असद के साथ यहाँ पर उसकी कंपनी के दिए गए फ्लैट में रह लेगी और फिर मेरा बेटा अलग से भी घर का बंदोबस्त करता हुआ चलेगा, लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा। हमारा इरादा है कि असद की शादी हो जाने के बाद वो शाजिया के साथ इसी शहर में रहेगा, ताकि शाजिया को भी अपने पेरेंट्स से मिलने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप चाहो तो इस बात को लिखवा सकते हो। अभी असद कुंवारा है तो अकेला जॉब के लिए यहाँ पर रहता है, बाद में अपनी पत्नी के साथ नए घर में रहा करेगा। मगर पापा तो चाचा की किसी भी बात को नहीं माने और साफ इनकार करते रहे। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम जैसे लोगों में अपनी बेटी को नहीं दूंगा। आज मैंने पहली बार चाचा की आंखों में आंसू देखे थे, क्योंकि वो अपनी भतीजी की शादी अपने बेटे के साथ करवाने के लिए इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने अपने भाई के सामने रोना शुरू कर दिया था। और इधर मेरे पापा थे कि उनको तो किसी बात पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पापा तो गुस्से में आकर अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन मम्मी ने चाचा और चाची दोनों को ही तसल्ली दी थी और उन दोनों से रोते हुए अपने पति की तरफ से बहुत माफ़ी मांगने लगी थी। मैं भी रोते हुए चाचा और चाची को तसल्ली दे रही थी। वो दोनों मायूस होकर रोते हुए हमारे घर से चले गए। काफ़ी दिन तक हम लोग भी उदास रहे थे। घर में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन अचानक एक अमीर परिवार से मेरे लिए पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता आ गया। मेरे पापा ने इस रिश्ते के लिए फौरन हाँ करके मेरी शादी की डेट फिक्स कर दी थी, क्योंकि अब मेरे पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी, क्योंकि वो चाचा और चाची को दिखाना चाहते थे कि वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी बेटी की शादी असद के साथ नहीं करवाएंगे। हम सब लोग बहुत हैरान थे, लेकिन पापा के आगे कुछ नहीं कह सकते थे, क्योंकि घर में सारे फैसले मेरे पापा के ही चलते थे। यहाँ तक कि मुझसे भी मेरी मर्जी के बारे में नहीं पूछा गया था और इस रिश्ते से इनकार करने की कोई ख़ास वजह अभी भी हम लोगों के पास नहीं थी। लड़का स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था और अच्छी सोसाइटी में उसका घर था। उनका अपना बिजनेस था और एक बहुत बड़ा ऑफिस था। अपने भाई को मज़ा चखाने के लिए और जलाने के लिए मेरे पापा ने जल्द से जल्द मेरा रिश्ता तय कर दिया और सब लोगों को तसल्ली दिलाई कि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, वहाँ पर शाजिया को किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं इस बारे में बहुत परेशान थी। जल्दी जल्दी में मेरी शादी हो गई थी। वो लोग भी हमारी तरह ही अमीर थे। मैं दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे असद की याद आ रही थी। मेरे पापा ने चाचा और चाची को जलाने के लिए उनको इनवाइट भी किया था और मैं अपनी इस शादी से ज़्यादा खुश नहीं थी। हालांकि मुझे इस शादी से कोई एतराज़ भी नहीं था, क्योंकि असद और मेरे बीच कोई इतना भी बड़ा मैटर नहीं था। बस हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। अगर हम दोनों की शादी हो जाती तो कुछ और ही बात होती। मैं असद को अच्छी तरह से जानती थी, वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था, लेकिन ये अनजान इंसान, इसे तो मैं जानती भी नहीं थी। बस यही सोच सोच कर मैं थोड़ी उदास थी। मेरा उदास चेहरा देखकर मुझे मेरी मम्मी ने समझाया कि परेशान मत हो, तुम्हारी किस्मत में यही लिखा हुआ था। वो रोती रहीं और मुझे दुआएं देती रहीं। मैंने भी अपनी मम्मी के समझाने पर सब्र कर लिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे इस बात पर था कि मेरे चाचा और चाची, जो कि मुझे अपने घर की बहू बनाना चाहते थे, आज वो अपने दिल पर पत्थर रखकर मेरी ही शादी को अटेंड करने के लिए आए हुए थे। चाची ने भी मुझे बहुत समझाया था और मुझे मेरी ससुराल में खुश रहने की दुआएं दी थीं। हालांकि मेरे पापा ने उनको कॉल पर ही इनविटेशन दिया था। वो उनके घर तक उनको इनवाइट करने नहीं गए थे, लेकिन वो लोग फिर भी हमारे यहाँ शादी पर आ गए थे। असद मेरी शादी पर नहीं आया था। शायद वो अपनी पसंद को किसी और का होते हुए अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। मुझे उसकी फीलिंग्स की कदर थी। मैं जानती थी कि वो मेरी शादी पर क्यों नहीं आया। चाचा और चाची ने मेरी शादी को खुशी खुशी अटेंड किया, इस तरह से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने मेरी शादी में खूब प्रोटोकॉल दिया। मेरा निकाह मेरे पति दानिश के साथ हो गया था। मैंने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि सिमरा भी मुझे तसल्ली देने के लिए मेरी शादी में आई थी। हालांकि वो भी मुझे अपनी भाभी बनते हुए देखना चाहती थी।
मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई थी। मुझे ससुराल में सारी रस्मों के बाद मेरे कमरे में भेज दिया गया। मेरी ससुराल का घर बहुत बड़ा था। ये घर शायद हमारे घर से भी बड़ा था। मैं दुल्हन बनी बेड पर बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। न जाने कैसे अचानक मेरे दिल में असद का ख्याल आ गया। मुझे उसके वो अंदाज याद आ रहे थे जब वो मुझे देख देख कर मुस्कुराता था। मैं अभी यही सारी बातें सोच रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और एक जवान लड़की हाथ में खाने पीने की चीज़ें, जूस और फ्रूट वगैरह लेकर कमरे में आई थी और उसके पीछे ही मेरा पति भी अंदर आ गया था। मुझे कमरे के अंदर इस नौकरानी का आना बहुत बुरा लगा था, वो भी जब मैं अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी और उसे मेरे पति से पहले कमरे के अंदर नहीं आना चाहिए था। मेरे पति ने उसके हाथ से ट्रे पकड़ी और इशारे से उससे कुछ बातें करने लगा था। फिर उसके बाद वो दोनों कोने में जाकर चोरी चुपके 5 मिनट तक ना जाने क्या बातें करते रहे थे। मुझे तो उनकी बातों की कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। इधर मैं उन दोनों को बड़ी हैरानी से देख रही थी। नौकरानी जैसे नाराज सी हो गई थी। इस तरह वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई और मेरा पति बेड की तरफ आया। उसने अपनी जेब से निकालकर मुझे एक छोटा सा बॉक्स दिया और कहने लगा कि मुझे रस्मों वगैरह का कुछ नहीं पता। ये मेरी मम्मी ने मुझे लेकर दिया था और कहा था कि दुल्हन को मुंह दिखाई पर दे देना। उसने वो बॉक्स मेरी तरफ फेंक दिया और कहने लगा कि इसे पहन लेना। अपने पति का ऐसा बिहेवियर देखकर मैं बहुत घबरा गई थी और मेरा दिल दुखी हो गया था। वो आगे की तरफ बढ़ा और वॉशरूम जाते हुए कहने लगा कि तुम भी चेंज कर लो, मैं इन कपड़ों से बहुत तंग हो रहा हूँ। मैं बैठी सोचती रही कि ना मेरे पति ने मेरा घूंघट उठाया और ना ही मेरी तारीफ की, ना ही मुझे देखा। ये कैसी अजीब सी सुहागरात है। मैं बेड से उठी और अपने कपड़े चेंज करने लगी थी और उसके बाद अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं रो रही थी। मेरा पति बाथरूम से निकला और सोफे पर जाकर लेट गया था और उसे लेटते ही नींद आ गई थी। इस इंसान को मैं सारी रात ऐसे ही सोता हुआ देखती रही, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। मैं समझ गई थी कि मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बहुत रूखा रूखा सा है। इसी तरह से दिन निकल आया था और मैं सारी रात रोती रही थी। सुबह फिर से वही नौकरानी मेरे कमरे में आ गई और नाश्ते की ट्रे अपने हाथ में लेकर आई थी। मेरा पति भी उठकर बैठ गया था और उसने फौरन ही नौकरानी के हाथ से नाश्ते की ट्रे ले ली थी और फिर से दोनों चुपके चुपके कुछ बातें करने लगे थे। थोड़ी देर उन दोनों को इसी तरह से बातें करते हुए गुजर गई थी। मैं तो उन दोनों को ऐसा देखकर जेलस होने लगी थी। मुझे ये सब कुछ बहुत बुरा लग रहा था। मैं चाहती थी कि ये वक्त मेरा पति मेरे साथ बातें करके गुजारे, लेकिन वो तो इस नौकरानी के साथ बातों में बिजी था। नौकरानी कमरे से चली गई थी। मेरा पति बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला गया और उसने वही सोफे पर बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया था, लेकिन उसने एक बार भी मुझसे नाश्ते के लिए नहीं पूछा था। थोड़ी देर के लिए वो नीचे चला गया था। दूसरी नौकरानी आई और मुझे नाश्ता देकर चली गई थी। मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने थोड़ी सी चाय पी ली थी। थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे के अंदर आया और कहने लगा कि जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें पार्लर छोड़ना है। मैंने अभी किसी भी बात के बारे में अपने पति से कुछ नहीं पूछा था, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था। मुझे याद आ रहा था कि जब हम दोनों का रिश्ता तय हुआ था, तब मेरे पापा ने मेरी सास से पूछा था कि क्या आपके बेटे को हमारी बेटी पसंद है और ये रिश्ता उसे पसंद है। तो मेरी सास ने झट से कहा था कि हाँ, आपकी बेटी मेरे बेटे को बहुत पसंद आई है। तो फिर अब वो मेरे साथ ऐसा रूखा रूखा बिहेव क्यों कर रहा था, जबकि मेरे ससुर का कहना था कि बच्चों पर कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्या आपकी बेटी भी राज़ी है? तो मेरे पापा ने कहा था कि जी, मेरी बेटी बिल्कुल राज़ी है, बल्कि वो तो मेरी ही मर्जी के मुताबिक चलती है। लेकिन अब तो मेरा पति किसी भी तरह से मुझसे राज़ी नहीं लग रहा था। मुझे मेरे पति ने ड्राइवर के साथ पार्लर जाने के लिए भेज दिया था। मैं पार्लर से तैयार होकर आ गई थी। सबने मेरी बहुत तारीफ की थी। आज मेरा रिसेप्शन था। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। जब मेरा पति तैयार होकर आया तो वो नौकरानी भी उसके साथ उसकी तैयारी में मदद कर रही थी। मैंने दिल में सोचा कि ये नौकरानी क्यों इंटरफेयर कर रही है, जैसे मेरे पति के साथ रहना ही इसकी ड्यूटी है। मैंने सोच लिया था कि अभी मुझे इस घर में कुछ दिन हो जाए, उसके बाद मैं सबसे पहले इस नौकरानी को ही घर से बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रही थी।
रिसेप्शन हो गया था। अगले दिन मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। सब मेहमान अपने घर को चले गए थे। सास ने खुशी खुशी मुझे सारे मेहमानों से मिलवाया था, लेकिन साथ ही साथ सारे मेहमान अपने अपने घर जाते समय मुझसे कह रहे थे कि बहू जल्दी ही खुशखबरी सुना देना। उनकी बात सुनकर तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। भला इतनी जल्दी मैं उनको खुशखबरी कैसे सुना सकती हूँ। अभी मुझे इस घर में कुछ दिन तो हुए ही नहीं हैं, और तो और मेरा पति भी मेरे करीब नहीं आता। करीब आना तो दूर की बात, वो तो मुझसे ढंग से बात तक नहीं करता। मैंने दिल से अपने पति को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन वो मेरे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था। मेरे ससुराल वाले तो मुझसे काफ़ी खुश थे। मैं अपने सास ससुर की खूब सेवा किया करती थी, उनको खुश रखने की पूरी पूरी कोशिश करती थी। मेरा पति मुझे अभी तक हनीमून पर भी लेकर नहीं गया था। मैंने अपनी सास को ये बात बताने की कोशिश की कि मेरा पति मुझसे ठीक से बात तक नहीं करता, तो मेरी सास ने कहा कि बेटा इन दिनों उसे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है, वो बिजी है, इसलिए थोड़ा परेशान रहता है। मैं भी अपने पति की मजबूरी समझते हुए समझौता करने लगी थी और मैंने अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। मैं 2 दिन के लिए अपने मायके चली गई थी। मेरा पति खुद मुझे मेरे मायके छोड़ने नहीं गया था, बल्कि उसने मुझे ड्राइवर के साथ भेज दिया था। मेरे घर वालों को ये बात बहुत बुरी भी लगी थी कि मेरे पति को मुझे मेरे मायके छोड़ने के लिए आना चाहिए था, और तो और वो बाद में भी नहीं आया था। अभी तक वो मेरी फैमिली वालों से घुला मिला ही नहीं था। मैंने अपने पति को कई बार कॉल की थी कि वो मुझे लेने के लिए आ जाएं। मेरे मम्मी पापा उसे बुला रहे हैं, लेकिन उसने कह दिया था कि मैं ड्राइवर को लेने के लिए भेज रहा हूँ, तुम उसके साथ घर वापस आ जाओ, मैं बिजी हूँ। मेरी मम्मी मुझे एक रात के लिए और रोकना चाह रही थी, मगर आधे घंटे बाद ही मेरे पति ने ड्राइवर को भेज दिया था। मेरी मम्मी मुझे याद करके रोने लगी थी और मेरे पति पर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरी मम्मी रोते हुए पापा से शिकायत करते हुए कहने लगी, अगर असद के साथ शाजिया की शादी हो गई होती तो हम अपने घर में ही अपनी बेटी को रोक सकते थे। वो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती। गैरों का क्या भरोसा, ये लोग न जाने वहाँ पर मेरी बेटी के साथ क्या सुलूक करते होंगे। मेरे पापा ने मम्मी को कोई जवाब नहीं दिया था और वो खामोश रहे थे। मैंने नोटिस किया था कि मेरा पति अपनी जवान नौकरानी को बहुत ज़्यादा वैल्यू देता था। वो नौकरानी भी बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें करती थी जो मेरी तो समझ में नहीं आती थी। मेरा पति जैसा भी था, मेरा उससे निकाह हो गया था। वो मेरा पति था और मुझे सारी ज़िंदगी उसके साथ ही गुजारनी थी। कुछ भी करके मुझे अपने पति को अपने काबू में करना ही था, क्योंकि मेरा पति भी मुझसे ज़्यादा उस नौकरानी को अहमियत देता था। मेरे सास ससुर के कहने पर मेरा पति मुझे अहमियत देता था, वरना तो वो मुझे ज़्यादातर इग्नोर करने की ही कोशिश करता था। जब मेरा पति ऑफिस से घर आता तो नौकरानी भाग भाग कर जाती और उनके हाथ से ऑफिस का बैग पकड़ लेती थी, उनकी चीज़ें अपनी जगह पर रख देती थी। मेरे पति के कपड़े भी खुद ही निकाल कर दिया करती थी। जो काम मेरे करने के होते थे वो सारे काम वही नौकरानी करती थी। मैं अगर अपने पति का कोई काम करने की कोशिश करती तो मेरा पति कहता कि तुम जाओ, ये काम नौकरानी कर लेगी, और मैं ज़बरदस्ती उसके काम को करने की कोशिश करती तो मेरा पति मुझ पर बहुत गुस्सा होने लग जाता था। मेरा पति कहता कि ये सारे काम नौकरों के होते हैं, तुम इस घर में महारानी बनकर रहा करो। मैंने एक बार अपनी सास से भी इस बारे में बात की थी तो मेरी सास ने भी यही कहा था कि तुम इस घर में आराम से रहो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे कामों के लिए हमने नौकरानी को रखा हुआ है और ये सारे काम नौकरानियों के ही तो होते हैं। मैंने दिल में सोचा कि जो काम पत्नी के होते हैं वो तो पत्नी को ही सूट करते हैं। मैं अपने पति के काम खुशी खुशी कर सकती थी। पति के काम करना तो वैसे भी पत्नी का कर्तव्य होता है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे मेरे पति का कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा था। मैं अपने मायके बहुत कम जाती थी, क्योंकि मुझे अपने पति की फिक्र लगी रहती थी कि कहीं मेरे आगे पीछे वो नौकरानी मेरे पति को मुझसे दूर न कर दे। मेरे पति का बिहेवियर मेरे साथ बिल्कुल पहले जैसा ही था। मेरी शादी को 2 महीने हो गए थे और हम दोनों पति पत्नी ने एक दूसरे से ढंग से अभी तक बात भी नहीं की थी। मैं अपनी सास से हर बार कहती कि वो नौकरानी मेरे पति के बहुत काम करती है, तो मेरी सास मुझे बातों ही बातों में टाल दिया करती थी। कहती थी कि ये काम तो नौकरानियों के ही होते हैं, तो नौकरानी ही करेगी ना, तुम टेंशन मत लो। जब भी मैं अपने पति से बात करने की कोशिश करती तो वो मुझसे गुस्से में ही बात करता था। मैं दिन रात रोती रहती थी और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली जा रही थी, जिस पर मेरे मम्मी पापा को भी हमेशा मेरी फिक्र लगी रहती थी। अब बहुत दिन हो गए थे।
और मैं ये सब कुछ और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने इस नौकरानी और अपने पति की जासूसी करना शुरू कर दी थी। एक दिन आधी रात का टाइम था। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरा पति सोफे पर मौजूद नहीं था। मुझे शक हुआ था कि कहीं मेरा पति नौकरानी से मिलने के लिए तो नहीं गया। मैं चोरी चुपके नौकरानी के कमरे में गई। नौकरानी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि नौकरानी बेड पर बैठी हुई थी और मेरा पति नौकरानी की गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। ये सब देखकर तो मेरे होश उड़ गए थे और वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। नौकरानी मेरे पति से कह रही थी कि आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा। मेरा पति कहने लगा कि तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं फौरन ही कमरे के अंदर चली गई थी और जाकर मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था। वो दोनों मुझे देखकर हैरान हो गए थे और मैंने शोर मचाने की कोशिश की तो मेरे पति ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिया और कहने लगा कि प्लीज़ शोर मत मचाओ। नौकरानी ने भी मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज़ शोर मत मचाना। मैं उन लोगों की रिक्वेस्ट सुनकर मजबूर हो गई थी। मैंने गुस्से में होकर अपने पति से कहा कि तुम दोनों के बीच ये सब कुछ क्या चल रहा है, तभी तो तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते। मेरा पति कहने लगा कि मैं तुम्हें आज सारी सच्चाई बता देता हूँ। दरअसल ये लड़की हमारे घर की नौकरानी नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं शादी करके इसे अपने घर में ले आया था। मेरे मम्मी पापा ने इसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से फिर उन दोनों ने मेरी पत्नी को एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई औलाद नहीं है। मेरी माँ ने कहा था कि ये लड़की तुझे एक औलाद नहीं दे सकती। हमें अपने खानदान को आगे बढ़ाने के लिए वारिस की ज़रूरत है, इसलिए इसको इस घर से निकाल दो। इसे तलाक दे दो, वरना मैं इसे धक्के मारकर घर से निकाल दूंगी। मेरी मम्मी ने मुझे धमकी दी थी, लेकिन सच बात तो यह है कि मेरी पत्नी बांझ है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। और तो और ये बेसहारा भी है। इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मेरी मम्मी ने ठान लिया था कि वो इसे घर से निकाल के ही रहेंगी। मैंने मम्मी से रिक्वेस्ट की थी कि इसे घर से ना निकाले, ये बेचारी कहाँ जाएगी। मेरी मम्मी ने कहा कि एक शर्त पर ही ऐसा हो पाएगा, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी और इसको इस घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। ये सब कुछ मैंने मजबूरी में किया था, क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझसे ऐसा करवाया था। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। मेरे मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। यही वजह है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव रखता था। और मेरी पत्नी जब मुझे तुम्हारे साथ देखती थी तो उसे भी बहुत दुख होता था। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी पहली पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। अपने पति की बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। उसके घर वालों ने इन दोनों के साथ बहुत गलत किया था। मेरे पति को लगा था कि मैं उसके ऐसे बिहेवियर से तंग आकर उसे खुद ही छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन मैं अभी तक इस घर में ही थी। उसकी पूरी बात सुनने के बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन मैंने फैसला किया था कि मैं एक औरत का घर नहीं उजाड़ सकती। मैंने अपने पति से डिवोर्स मांग ली थी और अपने सास ससुर से कह दिया था कि मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां पर औरत को नौकरानी बनाकर रखा जाता हो। एक औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकती तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा कि उसके पति की दूसरी शादी करवा दी जाए, ताकि वो दूसरी पत्नी से बच्चा पैदा करवा सके। मैं उन लोगों का घर छोड़कर और अपने पति से डाइवोर्स लेकर अपने घर पर आ गई थी। मैं जब अपने मायके आए और अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई तो मेरे पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उन्हें जल्दबाजी में मेरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने सिर्फ मेरे चाचा चाची को जलाने के लिए ही मेरी शादी की थी। मेरे पापा को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ था। जब चाचा चाची को इस बात के बारे में पता चला तो वो लोग तुरंत हमारे घर पर आ गए थे, हमारे दुख में शामिल होने के लिए। और तो और उन्होंने फिर से मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा था। तो अब की बार मेरे पापा ने खुशी खुशी असद के साथ मेरी शादी करने का फैसला लिया था और उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था। पापा ने अपने किए की माफ़ी मांग ली थी, क्योंकि ऊपर वाले ने उनको सबक सिखा दिया था। कुछ दिनों बाद मेरी शादी असद के साथ हो गई और मैं असद के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही हूँ। मेरे पापा ने भी चाचा जी से दिल से माफ़ी मांग ली है और अब हम सब लोग खुशी खुशी रह रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।